Hi and hello everyone. Welcome to Sprint UPSC. So we are discussing the history of Tamil Nadu board और हम हैं 23rd chapter पे which is the last chapter of this entire book और हम पढ़ रहे हैं the coming of Europeans कि किस तरह से यूरोपियंस भारत में आए। तो अब तक हम पढ़ चुके हैं पोर्टुगीज़ के बारे में, डच के बारे में। इस सेशन में हम फोकस करेंगे इंग्लिश के बारे में यानी कि आपके ब्रिटिशर्स के बारे में। इसके आगे आने वाले पार्ट में हम फ्रेंच, डेनिश, एंग्लो फ्रेंच राइवलरीज दैट इज़ द कैरनेटिक वॉर्स, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश पावर इन बंगाल, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इस सेशन के लिए हमारा फोकस होगा इंग्लिश पे यानी कि ब्रिटिशर्स पे, जो कि एट द एंड ऑफ द डे दे एक्चुअली वर द वन हु फाइनली गॉट द पावर ओवर इंडिया एंड फाइनली हैड मेड द कॉलोनी इंडियन कॉलोनी। सो ये जो ब्रिटिशर्स थे और द इंग्लिश जिनको बोला जाता है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर पर आए थे भारत में। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर पर आए थे। साल तो याद ही रखना है आपको, 1600 में आए थे। ठीक है, और ये कैसे आए थे? देखिए, ब्रिटेन में कौन है? ब्रिटेन में बैठी हुई थी क्वीन। उस वक्त पे क्वीन बैठी हुई थी। 1600 पे बात की जा रही है, क्वीन एलिजाबेथ की बात की जा रही है ना। तो उस वक्त पे इंग्लैंड पे बैठी हुई थी, ब्रिटेन पे बैठी हुई थी क्वीन ने एक चार्टर इशू किया और बोला इन इंग्लिश मैंस को कि जाओ, यू गो एंड सी व्हाट इज़ हैपनिंग इन इंडिया एंड ट्राई टू एक्सपैंड योर ट्रेड रिलेशंस और वट एवर। फिर कैप्टन हॉकिंस सबसे पहले आए थे। ये इंपॉर्टेंट नेम्स है, आपको याद रखना है। कैप्टन हॉकिंस पहली बार भारत आए उस वक्त पे 1909 पे। कौन था? जहांगीर का राज चल रहा था, तो इनके कोर्ट में आए और इन्होंने जहांगीर से परमिशन ली कि क्या हम सूरत में, जो कि आपका ईस्टर्न ट्रेडिंग सेंटर हो जाएगा भारत से, सो यहाँ पे क्या हम जो है इंग्लिश ट्रेडिंग सेंटर सेटअप कर सकते हैं कि नहीं। तो बट इट वाज रिफ्यूज्ड बाय द मुगल एम्परर। जहांगीर ने इस चीज़ को रिफ्यूज़ कर दिया क्योंकि इनके पास पोर्टुगीज़ प्रेशर था। क्योंकि देखो, पहले तो पोर्टुगीज़ आ ही चुके हुए थे और पोर्टुगीज़ का ऑलरेडी एक फ्रेंड ऑलरेडी आपके देश में अगर राज कर रहा है या फिर आपके यहाँ ट्रेड कर रहा है, तो आप किसी उसके राइवल को तो नहीं आने दोगे। फिर 1612 में जहांगीर ने एक फरमान इशू किया, जिसको बोल सकते हो आप एक परमिशन लेटर था। और ये फरमान था, 1612 की बात हो रही है, 1612 में फरमान था इंग्लिशमैन्स के लिए और उनसे बोला कि ठीक है, आप एक काम कर सकते हो, आप ट्रेडिंग फैक्ट्रीज खोल सकते हो। और सूरत में 1613 में ट्रेडिंग फैक्ट्रीज खोलने की परमिशन मिल गई। फिर सर थॉमस रॉय ये आए भारत में क्योंकि ही केम एज एन एम्बेसडर ऑफ जेम्स वन, जो कि उस वक्त के आपके ब्रिटेन के किंग्स हो गए थे, जेम्स वन। ठीक है, तो ये मुगल कोर्ट में 1615 में आए। कौन आए? सर थॉमस रॉय। इन्होंने जहांगीर से परमिशन ली फैक्ट्रीज़ खोलने की इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। पहले कहाँ पे इन्होंने जो है फोकस किया? सूरत पे। फिर कुछ साल बाद यार हमें और भी देश और भी पार्ट में जो है वो है ट्रेडिंग करनी है। ब्रिटिश एस्टैब्लिश देयर फैक्ट्रीज एट आगरा, अहमदाबाद, बड़ौदा एंड बरोच। अभी आप देखिए, यूजुअली आपके नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट पर ही ये सेटअप कर रहे हैं। ठीक है, 1619 में इन्होंने यहाँ पे फैक्ट्रीज बनाई। फिर चार्ल्स टू के वक्त पे, जो कि उस वक्त जब चार्ल्स टू का टाइम आया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे भी अक्वायर कर लिया फ्रॉम चार्ल्स टू। इन 1639 फ्रांसिस डे इन्होंने मद्रास की जो सिटी है, फोर्ट सेंट जॉर्ज, ये बिल्ड किया, बहुत ही फेमस है। फिर उसके बाद 1619 में इंग्लिश फैक्ट्री को एस्टेब्लिश किया गया। कहाँ पे? सुल्तानौती बाय जॉब चारनॉक। उसके बाद इसी चीज़ को सिटी ऑफ कैलकटा में ट्रांसफॉर्म किया गया बाय फोर्ट विलियम, where Fort William was constructed. Later on,
कलकत्ता जो था वो ब्रिटिशर्स का मेन पॉइंट बन गया, मेन कैपिटल बन गया, जहाँ से वो अब क्या करने लगे, रूल करने लगे। इसका मतलब बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता 3 प्रेसिडेंसी टाउन बन गए इंग्लिश सेटलमेंट्स के। तो ये आपको याद रखना है, 3 प्रेसिडेंसी टाउन्स थे। पहला था बॉम्बे जो कि आज मॉडर्न डे मुंबई है, दूसरा है मद्रास जो कि आज मॉडर्न डे मदुरई है, या फिर आप कर सकते हैं चेन्नई वाला रीजन है, और जो तीसरा है वो कैलकटा यानी कि कोलकाता जो कि वेस्ट बंगाल का पार्ट है। तो वो रीजन आप समझ सकते हैं किस तरह से इन्होंने 3 रीजन भारत को 3 तरह से कवर कर लिया था। पेनिनसुलर इंडिया, कैलकटा, साउथ एंड आपका बॉम्बे वाला रीजन। तो ज्योग्राफिकली हम तीनों तरफ से इनसे घिर चुके थे। नाउ टॉकिंग अबाउट फ्रेंच की बात करते हैं। सो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इट वॉज फॉर्म्ड इन 1664। 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म की गई। किसने फॉर्म की? कोलबर्ट ने, है ना। ये लुइस 16 के मिनिस्टर थे। सो पहले फ्रेंच फैक्ट्री जो थी इंडिया में एस्टेब्लिश की गई सूरत में बाय फ्रांसिस कैरोन, ये नाम आपको याद रखने हैं। लेटर ऑन माराकारा ही सेटअप द फैक्ट्री एट मसूलीपट्टनम। फिर फ्रांसिस मॉर्टिन ने पौंडीचेरी फाउंड की 1673 में। तो इसी वजह से आपको पौंडीचेरी में भी अभी भी रिमेन्स मिलेंगे फ्रेंच के। फिर दूसरे फ्रेंच फैक्ट्रीज़ हैं इंडिया में और उनको सेटअप किया गया, जैसे कि चंद्र नागौर में, माही में, कराईकल में, एंड विच ऑफ देम आर द पार्ट ऑफ पौंडीचेरी नाउ। फ्रैंकोइस मार्टिन ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ पौंडीचेरी, तो ये याद रखिएगा। हेडक्वार्टर जो था फ्रेंच पोजेशंस का यही था, ओके। इंडिया में जो फ्रेंच पोजेशंस का हेडक्वार्टर था वो भी यही था। टॉकिंग अबाउट डेनिस, सो जब हम डेनमार्क या फिर डेनिस की बात करते हैं, सो डेनमार्क ने भी यहाँ पे अपने ट्रेड सेटलमेंट्स बनाए थे भारत में। इनका जो सेटलमेंट था एट द ट्रांस के बार, इट वॉज फाउंड इन 1620। एक और इम्पॉर्टेंट डेनिश सेटलमेंट आपको भारत में देखने मिल जाएगा, कहाँ पे? सेरामपुर में, जो कि वेस्ट बंगाल में है। सेरामपुर एक और हेडक्वार्टर था इंडिया में इनका, and they actually failed to strengthen themselves in India, and they sold all the settlements of India to the Britishers in 1845. Now talking about the Anglo-French rivalry. So beginning में 18th century के beginning में ब्रिटिश यानी कि इंग्लिश एंड फ्रेंच दे वर कम्पीटिंग विद ईच अदर फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीमेसी इन इंडिया। तो दोनों जो थे दे यूज द पॉलिटिकल टर्मोइल, जो कि देखो भारत में जो भी पॉलिटिकल टर्मोइल उस वक्त पे हो रहा था उसको एज एन एडवांटेज उन्होंने अपना लिया। उसकी वजह से देखो आपको पता है कि पॉलिटिकल टर्मोइल हो रहा था, मुगल एम्पायर डिक्लाइन पे जा रहा था, तो इनके फेवर में था क्योंकि इंटरनल पॉलिटिक्स ऑलरेडी डिक्लाइन हो रही थी। तो इनने इस चीज़ को काफ़ी अच्छा ले लिया और अपने आप इसका फ़ायदा उठाया। एंग्लो फ्रेंच राइवलरी जो भारत में हुई, इट वॉज मैनिफेस्ट इन कार्नाटिक रीजन एंड स्पेशली एंड इन बंगाल। सो यू नो बाय नाउ कि कैसे ब्रिटिशर्स आए, यानी कि कैसे इंग्लिश आए और इंग्लिश लोगों ने या फिर ब्रिटिशर्स ने किस तरह से अपने सेटलमेंट्स हैं जो भारत ने एस्टैब्लिश किए, और कैसे धीरे धीरे करते करते कि पहले हमें सूरत दे दो, फिर ठीक है हमें दूसरे रीजन्स में भी जाना है, फिर पूरा एक 3 सेंटर बना लिए, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे, जो कि आपको भारत की पेनिनसुलर इंडिया को पूरे 3 भागों से आपको कवर कर लिया, है ना। ये बाद में देखिएगा आपको, ये जो इनके एस्टैब्लिशमेंट है जो भारत में इन्होंने किस तरह से सेटलमेंट किए उसमें बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि एज इन द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट चैप्टर वी डिस्कस्ड हाउ ज्योग्राफी कैन इम्पैक्ट अ लॉट, तो वही आपको यहाँ पे भी देखने मिलेगा। तो वही चीज़ है, हमने इंग्लिश के बारे में पढ़ा, हमने फ्रेंच के बारे में पढ़ा, और जो डेनमार्क से लोग आए थे उनके बारे में पढ़ा, डेनिस के बारे में पढ़ा। एंग्लो फ्रेंच राइवलरी को हमने थोड़ा स्टार्ट कर दिया है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसको कंप्लीट करेंगे कि किस तरह से कैनेटिक वॉर्स हुए और कैसे फाइनली ब्रिटिशर्स ने अपना जो एम्पायर है और अपना पावर है बंगाल में सेटअप किया, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे। सो दिस इज इट अबाउट दिस सेशन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू डिड यू कैन सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज एंड अपडेट्स, एंड ऑल्सो यू कैन डाउनलोड द Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is a perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए Sprint UPSC ऐप। यहाँ पर आप अपनी बुक चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से, वीडियोस देखने से तो मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए, और Sprint UPSC इसके लिए परफेक्ट ऐप है। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी वेरी मच।